मोदी सरकार ने तो स्टॉक मार्केट्स में आग लगा दी जब उन्होंने बजट में कहा कि हम जो सारे नॉन स्ट्रेटेजिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज है, नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनको हम सबको बेच देंगे। Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हुआ, स्पेस हुआ, पावर, डिफेंस हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑयल हुआ, इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, कोल हुआ, मिनरल्स हुआ, इन सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी उन्होंने कहा कि हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे सेक्टर में सिर्फ 3 या सिर्फ 4 कंपनी रखेंगे और बाकी सबको हम बेच देंगे। अगर हम आंकड़ों में देखें तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा कि हम 300 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, 300 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को अब बेचने जा रहे हैं। इससे क्या होता है, सरकार को शायद $0.5 ट्रिलियन, मतलब कि 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का वो रिसोर्सेज अपने लिए ले सकती है इस सेल के बाद। इसी वजह से ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इसमें एकदम आग लग गई और चंद ही दिनों में, बजट के 4 या 5 दिनों में ही स्टॉक मार्केट जो है 10% से उसने छलांग लगा दी, क्योंकि उसको समझ आया कि ये अगर हो जाता है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की काया एकदम पलट जाएगी। लेकिन जरा थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। याद रखिए कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने एक भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एक भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को बिल्कुल से वो नहीं बेच पाए हैं। और उसका कारण ये है कि इस सारे प्रोसेस में बहुत मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, पिटफॉल्स हैं। देखिए, अगर उनके जो राजनीतिक अपोनेंट हैं, जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं, वो तो कहेंगे कि आपने जो है सरकार की सबसे जो हम लोगों ने सालों साल से एक फैमिली सिल्वर बनाया था, इतनी खूबसूरत कंपनियां बनाई थी, इतनी वैल्यूएबल कंपनीज बनाई थी, आपने उनको बेच दिया। आपने उनको सूट बूट की लोगों को बेच दिया, आपने बाहर की कंपनियों को बेच दिया, वो वेस्टर्न कंपनीज को, पश्चिम की कंपनीज को, जो कि नई तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकती हैं। तो इस तरह का एक क्रिटिसिज्म सरकार पे होगा। दूसरा काम यह है कि जब ये आप इन कंपनी को बेचने जाते हैं तो इनकी एक वैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या इसकी सही की वैल्यू क्या है। और ये जो एक प्रोसेस है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। इसमें लोगों को अपना अनुमान लगाना होता है, इसमें कोई खास एक फिक्स्ड मॉडल नहीं होता है, तो इसमें अनुमान लगता है और इसकी वजह से ये कोर्ट कचहरी में ये मामला चला जाता है। लोग कहते हैं करप्शन करा आप लोगों ने जब इस तरह की वैल्यू करी, तो ये बहुत सा मुश्किल सा प्रोसेस हो जाता है। और देखिए, जैसे एयर इंडिया को आप 3-4 साल से क्यों नहीं बेच पाए? क्योंकि जो उसकी बैलेंस शीट में उसने जो डेट लिया हुआ है, जो उसने कर्जा लिया हुआ है, वो इतना ज्यादा है कि खरीदार कोई आने को तैयार ही नहीं था। इसलिए सरकार को कहना पड़ा कि ये जो सारा कर्जा है हम हटा देते हैं, हम उठा लेंगे, आप सिर्फ कंपनी के एसेट्स को बिड करिए। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। ये हर एसेट में सरकार करेगी तो सरकार की काफी आलोचना होगी। और जैसे देखिए बीपीसीएल, वहां पे क्या हुआ, 1 साल से कोशिश हो रही है उसको बेचने की भी। कहा गया था कि बीपीसीएल की बैलेंस शीट पे जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एसेट है। अब एक बैलेंस शीट में से किसी एक एसेट को निकालना, उसको अलग करना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए यही कारण है कि जब आप कहते हो कि हम बेच देंगे तो कोई एसेट इतनी जल्दी बिकता नहीं है, सालों साल तक नहीं बिकता है। और एक और कारण यह है कि जो वर्कर्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी या उनकी नौकरियों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऐसे बदले जाएंगे जो कि उनके खिलाफ होंगे, उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन को सक्सीड करना है तो जो वर्कर्स हैं उनको वो खुशी से इस प्रोसेस में भागीदारी दें। इसके लिए उनको आप स्टॉक ऑप्शन दीजिए, उनको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, उनको वॉलंटरी एग्जिट के सैलरीज दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनकी नाराजगी अगर है तो प्राइवेटाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, अंत में तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो अफसर लोग हैं, हमारे जो बाबू हैं, उनमें तो ऐसा कोई स्किल है नहीं, उनको खास समझ नहीं आता है कि ये जो बहुत ही मुश्किल तरह के
और ये जो मार्केट ड्रिवन है, ये कोई सरकारी फॉर्मूला से नहीं हो सकते हैं, ये मार्केट ड्रिवन है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरह के मर्जर एक्विजिशन एक्सपर्ट्स का काम होता है। बाबू लोगों को इतना वो समझ नहीं आता है, इसलिए वो भी दुविधा में पड़े रहते हैं और काम आगे नहीं होता है। और क्योंकि बाबू लोग जो हैं वो हमेशा बाहर से जो टैलेंट आता है, प्राइवेट सेक्टर से जो टैलेंट आता है, उसको तो वो हमेशा बहुत ही सस्पिशियस नजरों से देखते हैं, तो इसलिए ये जो काम है ये अटक जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम 5 पब्लिक सेक्टर कंपनी, 5 सार्वजनिक कंपनियां भी अगर एक साल में बेच पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि अगर हम 5 को भी एक साल में बेचते हैं तो 300 कंपनियों को बेचने में हमें 60 साल लग जाएंगे, 60 इयर्स। मतलब ये जो एक्साइटमेंट हो रही है, ये जो इस वक्त आग लगी हुई है कि हम मैसिव प्राइवेटाइजेशन कर लेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे हम निजीकरण कर लेंगे, कि हम $0.5 ट्रिलियन मतलब 35 से 40 लाख करोड़ रुपया सरकार के खाते में आ जाएगा, ये जो आग जिसकी वजह से ये लगी हुई है वो ऐसा नहीं हो पाएगा अगर इसी पुराने दकियानूसी तौर तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्साइटमेंट है, आग लगी हुई है, ये एकदम ठंडी हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक और कोई मॉडल है निजीकरण का, कोई और तरीका है जिससे ये जो मैंने आपको बताया 3-4 जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आती हैं? क्या हम अपनी जो कंपनियां हैं उनको हम निजी क्षेत्र में डाल सकते हैं बिना सरकार एक शेयर बेचे भी? क्या ये मुमकिन है? आपको नामुमकिन लगता होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुमकिन है। यस, वी कैन डू दिस। और इसकी जो क्लू है, इसका जो आपको एक झलक दिखेगी, वो आपको झलक दिखेगी मारुति मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। जब मारुति कार कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन हुआ था, मेरे अंदाजे में, मेरे हिसाब से ये एक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निजीकरण हुआ है हमारे देश में। और ये कब हुआ था? ये अर्ली 1980s में, मतलब आज से 35-40 साल पहले हुआ था। जब सरकार ने क्या किया था, सरकार ने कहा था कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो हम रहेंगे, हम अपने शेयर नहीं बेचेंगे आपको, हम 51% ज्यादा तो हमारे पास ही कंपनी रहेगी, लेकिन हम आपको 26% स्ट्रेटेजिक स्टेक, 26% हम सुजुकी को, जापान की सुजुकी को दे देते हैं। लेकिन इसके साथ सरकार ने एक अजीब सी चीज की, जो कि अजीब थी क्योंकि सरकारें ऐसी करती नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, आपके पास 26% स्टेक है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में आपका कंट्रोल हमसे ज्यादा है। सरकार ने कहा कि हमारी कंपनी है लेकिन चलाएंगे आप। तो इस तरह अगले 10-12 सालों में सरकार ने धीरे धीरे सुजुकी का जो है शेयर होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी। पहले उनको 50% दिया और फिर उनसे कहा कि अब देखिए कंपनी जो बहुत है सुदृढ़ हो गई है, वैल्यूबल हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, अब इस कंपनी को आप शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दीजिए। लेकिन वहां पे भी सरकार ने एक शर्त रखी, कहा कि जब ये लिस्ट होगी तो 2300 रुपए पर शेयर पे आप लोग इसको अंडरराइट करेंगे। मतलब आप गारंटी देंगे कि ये जो शेयर बिकेगा ये 2300 रुपए पर शेयर से कम में नहीं बिकेगा। इसकी वजह से देखिए किस तरह से, किस चतुराई से, हाउ क्लेवरली एंड इंटेलिजेंटली 10-12 साल में एक प्राइवेटाइजेशन हुआ और सरकार ने इतनी उसमें कमाई करी कि अगर वो झटके से उस कंपनी को बेच देती तो कभी उसको इतनी कमाई ना होती, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम लोग भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। हम लोग भी किस तरह से 300 बैंक और 300 कंपनियों को आज बेच सकते हैं। शायद 10 साल के भीतर ही हम 10 साल के कम अरसे में भी हम इनको बेच सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि ये जो कंपनियां हैं इनमें सरकार को 26% स्टेक जो है वो या किसी बड़ी कंपनी को दे देना चाहिए बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको उठा के दे दें, बिडिंग हो, ओपन ऑक्शन हो, या कि कोई कंपनी उस ऑक्शन में जीत जाए, या कोई प्रोफेशनल्स का ग्रुप हो जो कि जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो जानते हो इस बिजनेस को कैसे चलाते हैं, उनका कोई ग्रुप बने, उनको आप 26% ओपन ऑक्शन में बेस्ट वैल्यू पे दे दीजिए। उसके बाद सरकार क्या करे, जो सरकार का अपना स्टेक है जो कि आज इक्विटी शेयर में है, उसको वो रिक्लासिफाई कर दे, उसको वो बदल दे
उसको वो 10 साल का कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बना दे, जिसको सीसीपीएस कहा जाता है, और वो दोबारा से लिस्ट कर दिए जाए। तो सरकार के जो अपने शेयर हैं वो सीसीपीएस में उनका बदल जाते हैं, और जो नए शेयर होल्डर आते हैं उनके पास 26% शेयर होल्डिंग होती है। याद रखिए कि जब सीसीपीएस हम कहते हैं तो सीसीपीएस शेयर के बराबर ही है, इंडियन लॉ में, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ में शेयर के बराबर ही है। तो सरकार की जो ओनरशिप है, सरकार का जो मालिकाना हक है उस कंपनी में, वो बिल्कुल बरकरार रहता है। जब आपका इक्विटी शेयर सीसीपीएस में बदल जाता है, सरकार का मालिकाना हक बिल्कुल उतना ही बना रहता है जितना पहले था, लेकिन उसके वोटिंग राइट चले जाते हैं। वोटिंग राइट जाने का मतलब यह है कि जो नया कंट्रोलिंग शेयर होल्डर आया है उसको जो पूरा चार्ज मिल जाता है, उसको पूरा कंट्रोल मिल जाता है, और वो सरकार उसके रास्ते में बाधा बन के नहीं आती है। जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिया, किस तरह से सुजुकी ने, मारुति सुजुकी में उनके पास 26% स्टेक था, लेकिन किस तरह से उन्होंने वैल्यू बढ़ाई कंपनी की और सरकार को कितना ज्यादा उसमें फायदा हुआ। इसी तरह मैं कहता हूं कि जब सरकार सीसीपीएस में अपने शेयर को बदल देती है तो धीरे धीरे 5 साल, 10 साल, 12 साल में सरकार अपना पूरा स्टेक बेच सकती है, और तब बेचे जैसे कि कंपनी की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, जैसे कि मारुति सुजुकी की वैल्यू बढ़ती गई और सरकार अपना स्टेक कम करती गई, और सरकार ने इतना ज्यादा कमाया कंपेयर टू वो कमाती अगर वो एक झटके में बेच देती। तो ये मॉडल है जिसमें कि आप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पूरी तरह से बेच सकते हैं, लेकिन सरकार को अपनी शुरुआत में एक शेयर भी बेचने की जरूरत नहीं है। अगर ये किया जाता है तो इससे सबकी खुशहाली बढ़ेगी। Now you just heard me say all of this stuff, thoughts, ideas in Hindi. But if you want to watch the same video in English, you need to go to our YouTube channel, The Quint, in English, and see this very video there. और of course, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, और ज़रूर लगना चाहिए, तो like, share and subscribe to our channel right now.